अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे दूध क्यों फेंकते हैं? इन्फेंटाइल रिफ्लक्स। बहुत सी माएँ बच्चों को लेके हमारे पास आती हैं और उनका कंसर्न ये होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो जब भी उनको दूध पिलाते हैं तो वो दूध फेंक देते हैं। जो इन्फेंट होता है ना, वो छोटा बच्चा होता है, 1 साल से कम उम्र, जो पैदा होने के बाद से लेके 1 साल की उम्र तक का बच्चा होता है, उसको हम इन्फेंट कहते हैं। तो ऐसे बच्चे अमूमन दूध पीने के बाद दूध फेंक देते हैं। कुछ वैसे ही निकाल देते हैं, कुछ फुटकियों की शक्ल में निकालते हैं। तो पेरेंट्स परेशान होते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बच्चे दूध क्यों फेंकते हैं, इसकी अलामात, वजूहात, पेचीदगियाँ, टेस्ट और इलाज क्या है। शुरू करते हैं। इन्फेंट रिफ्लक्स जो होता है, इसमें जो मैदे के कंटेंट्स होते हैं, जो चीज़ें मैदे में गई होती हैं, इतना छोटा बच्चा आमतौर पर दूध ही पीता है, ज़ाहिर है, तो वो दूध निकाल देता है फ़ौरन खाने के बाद। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे दूध फेंकने का इन्फेंट रिफ्लक्स जो होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और बहुत ही कम रह जाता है ये 18 महीने की उम्र के बाद। अगर फिर भी होता है तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, वरना अगर उससे पहले है तो ये बात जहन में रखिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाता है। अलामात इसकी क्या होती हैं? इसके अलामात में बच्चा थोड़ा थोड़ा सा दूध निकालता है या पूरे का पूरा ही निकाल देता है। लेकिन उसमें अगर आपका बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है और उसका बढ़ना फूलना बिल्कुल सही है, वो अपनी उम्र के हिसाब से ठीक लगता है, तो फिर इसके बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये उम्र के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 18 महीने की उम्र तक ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है। ज़्यादा परेशान कब होना है? यानी हर दफ़ा ही ऐसा नहीं है कि बच्चा दूध फेंकता है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है। ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हों तो आपने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करना है। सबसे पहले तो यह है कि उसका वज़न नहीं बढ़ रहा। अगर बच्चा दूध पीता है और फेंकता है और उसके साथ साथ उसका वज़न बढ़ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका वज़न नहीं बढ़ रहा तो आपने डॉक्टर को चेक करवाना है। या जब वो वॉमिट करता है या ये दूध निकालता है तो इतना प्रेशर के साथ निकालता है कि उसका कपड़ों के ऊपर ही नहीं गिरता दूध, बल्कि थोड़ा सा फासले पे जाके गिरता है, दूसरों के कपड़ों पे या सामने दूर जाके गिरता है। तो ऐसे में भी आपने उसको लाजमी तौर पे डॉक्टर को चेक करवाना है। या जो वो निकाल रहा है मुंह में से, उसका कलर येलो है या ग्रीन है या उसमें ब्लड है या वो गहरे ब्राउन कलर का है जैसे कॉफ़ी ग्राउंड होती है, तो भी आपने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को जाके चेक करवाना है। या आपका बच्चा दूध छोड़ ही जाता है या खाना छोड़ ही जाता है, आप उसे खिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खाता, या उसके पखाने में खून आ रहा है, या उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और या पहले तो उसका वॉमिटिंग नहीं थी, पैदा होने के बाद से लेके 6 महीने तक उसको बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं थी, खाना पीना बिल्कुल सही था उसका और वो दूध वगैरह सही से हज़म कर रहा था, लेकिन 6 महीने की उम्र के बाद या उससे ज़्यादा हो गया बड़ा और वो दूध फेंकना शुरू हो गया है या क्या करना शुरू हो गया है, तो भी आपने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को चेक करवाना है। छोटे बच्चे जो 12 महीने से कम उम्र के होते हैं, जिन्हें हम इन्फेंट्स कहते हैं, उनमें जो हमारी खुराक की नाली और मैदे के दरमियान में एक स्फिंक्टर होता है, ये पट्ठों का बना हुआ एक रिंग होता है जो सही से मुकम्मल तौर पे अभी बना नहीं हुआ होता, कमज़ोर होता है। उसकी वजह से मैदे के जो हिस्से जो मैदे में खाया पिया होता है, कुछ जो मैदे में जाता है, वो वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब ये सही से ग्रो कर जाता है, तो जब बच्चा खाता है या पीता है तो खुराक की नाली से जब खुराक मैदे में चली जाती है तो ये जो स्फिंक्टर होता है, इसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, ये मुकम्मल तौर पर टाइट होकर बंद हो जाता है और जो चीज़ खाई हुई होती है, जो मैदे में चली जाती है, उसको वापस आने से रोकता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से कम उम्र के इन्फेंट्स जो होते हैं, उनमें ये मुकम्मल तौर पे बना नहीं होता, कमज़ोर होता है। उसकी वजह से जो मैदे के कंटेंट्स होते हैं, जो खाया पिया होता है, वो वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
इसकी वजूहात में है कि आम तौर पे बच्चे तो सीधा ही लेटाते हैं हम उनको। करवट पे तो बच्चे लेटते भी नहीं हैं, सीधा ही लेट के वो खेलते रहते हैं। और सीधा लेटने की वजह से भी उनका जो मैदे में से जो होता है, जो खाया पिया होता है, वो वापस खुराक की नाली में जाना शुरू हो जाता है। और दूसरा जो ज़्यादा तो उनको हम लोग उनके खाना पीना जो है वो लिक्विड ही होता है, उसमें दूध ही ज़्यादा होता है। तो वो लिक्विड होने की वजह से भी ये बाहर आना शुरू हो जाता है। और मैदे में एक एयर बबल होता है, जो मैदे के नीचे वाले हिस्से में हमारी खुराक चली जाती है, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें हवा होती है, उसका एक बबल होता है। बाज़ औक़ात वो जो बबल होता है ना, वो भी जो बच्चा दूध पीता है उसको वापस धक्का लगा देता है खुराक की नाली में, बजाय इसके कि वो मैदे में जाए, वापस वो खुराक की नाली में जाना शुरू हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम बेसब्रे बच्चे कहते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत तेज़ी के साथ दूध पीते हैं और बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। यानी उनको इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा पीते हैं और बहुत तेज़ी के साथ पीते हैं। ऐसे बच्चे भी जो होता है ना, वो दूध बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे तो ये खाने पीने के साथ ही है, लेकिन अगर बच्चा रो रहा है या बच्चा खांसी कर रहा है या ज़ोर लगा रहा है किसी चीज़ के लिए, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चा जो है वो उसको रिफ्लक्स होगा और उसका मैदे की जो खाया पिया है वो खुराक की नाली से बाहर आ सकता है। और दूसरी जो वजूहात हैं, कम होती हैं लेकिन होती हैं, इसलिए आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। एलर्जिक गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है। ये कुछ बच्चों को जो गाय का दूध होता है उसमें जो प्रोटीन होती है उससे एलर्जी होती है, जिसकी वजह से उनको एलर्जिक गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, उसमें भी बच्चा दूध फेंकता है। और बड़ों में, जैसे मैंने लेक्चर गाइड पे दिया हुआ है, वो भी कंडीशन बच्चों में बन सकती है, होती बहुत कम है, लेकिन वो भी हो सकती है कि उसमें जो मैदे का तेज़ाब होता है वो ऊपर चला जाता है खुराक की नाली में, और उससे खुराक की नाली जो है वो डैमेज हो जाती है। तो उससे ये गर्ड की बीमारी हो जाती है। तो वो भी हो जाती है, लेकिन बहुत कम होता है ये ऐसा, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के मैदे में इतना ज़्यादा तेज़ाब नहीं होता कि वो जाके खुराक की नाली को डिस्टर्ब करे, लेकिन हो भी जाता है। इसके अलावा ईज़ोनोफिलिक इसोफेजाइटिस है। इसमें जो हमारे खून के सफ़ेद खुलिये होते हैं ना, ईज़ोनोफिल, ये खुराक की नाली में इकट्ठे हो जाते हैं और उसको डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात हमारे मैदे के दो जगह पे होते हैं वाल। एक तो वो है जिसमें हमारी खुराक की नाली से जो मैदे के दौरान होता है, खुलता है, जहाँ पे लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर। यहाँ से पहले पहले अगर कहीं से ये जो खुराक की नाली है ये ब्लॉक हो जाती है या बारीक हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। और उसके अलावा जब मैदा जो है वो छोटी अंतड़ी में खुलता है, जहाँ पे, वहाँ पे भी एक वाल्व होता है, उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं इस बीमारी को। उसमें वो जो है ना वो तंग हो जाता है वही सा, और वहाँ से खुराक आगे नहीं जा पाती। तो सारी खुराक मैदे में रह रह के, जब बच्चा एक खुराक उसने ली वो मैदे में चली गई, और उसके बाद और ख़ुराक ली, तो वो चूँकि पहले वाली ही मैदे से आगे नहीं गई थी, तो वापस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ख़ुराक की नाली का जो लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर होता है, जो मैंने बताया कि ख़ुराक की नाली और मैदे के दरमियान में होता है, वो कमज़ोर होता है, तो वहाँ से चीज़ें वापस भी आ सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस इसकी अमूमी तौर पे नहीं होती। जैसे शुरू में मैंने बताया कि बच्चे 18 महीने की उम्र तक जाके आहिस्ता आहिस्ता उनका ये जो लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर होता है ना, ये मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाता है, सही से बन जाता है, और फिर वो मैदे की जो खुराक होती है, जो मैदे में पड़ी होती है, उसको वापस नहीं आने देता, टाइट सी बंद हो जाता है। तो फिर वैसा मसला होना कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। अगर आपका बच्चा ग्रो ठीक कर रहा है, यानी उसका वज़न सही से बढ़ रहा है, उसकी हाइट सही से बढ़ रही है, डॉक्टर ने उसको देखा है, उसकी अलामात और उसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, यानी उसको चेक करने के बाद कि उसके अंदर ग्रोथ ठीक हो रही है, तो फिर किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अगर उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही, तो फिर ज़ाहिर है टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। टेस्ट और डायग्नोसिस कैसे होता है? सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि खुराक की नाली और छोटी अंतड़ी के दरमियान जो वाल्व होता है, उसको देखने के लिए कि वो बंद तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड होता है, उसके ज़रिए हम देख लेते हैं कि अगर वो वाल्व बंद हो तो फिर उसकी सर्जरी होती है। उसके अलावा लैब के जो टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं हम, खून के टेस्ट होते हैं, पेशाब के टेस्ट होते हैं, और
ये उन लोगों में होते हैं, उन बच्चों में होते हैं जिनको वॉमिटिंग का मसला बार बार होता है और उनका वज़न सही तरीके से बढ़ नहीं रहा होता। उसके अलावा जो खुराक की नाली होती है उसकी पीएच भी हम लोग चेक करते हैं कि कहीं वो तेज़ाबियत तो नहीं है उसके अंदर। यानी अगर आपके खुराक की नाली जो है उसमें तेज़ाबियत नहीं होनी चाहिए। अगर खुराक की नाली में तेज़ाबियत है तो उससे भी इसोफेजाइटिस हो जाता है। तो उसको देखने के लिए एक छोटी सी ट्यूब जो होती है वो बेबी के नोज़ के ज़रिए या मुंह के ज़रिए खुराक की नाली में डाली जाती है और उसके साथ एक डिवाइस लगा होता है जो कि ये देखता है कि उसकी खुराक की नाली में तेज़ाबियत कितनी है। तो इस प्रोसीजर में थोड़ा सा बच्चे को बेहोशी दे के करते हैं, तो इसलिए इसके लिए बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ता है, तो ये टेस्ट हो पाता है। उसके अलावा आपके बच्चे का अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं पे रुकावट है खुराक की नाली के अंदर, और तो उसको देखने के लिए बच्चे को एक लिक्विड दिया जाता है जिसको बेरियम कहते हैं, वो उसको पिलाया जाता है। ये जो बेरियम होता है ये मैदे और खुराक की नाली के ऊपर सफ़ेद रंग का कोट कर देता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है दाईं साइड पे मैंने एक्सरे लगाया हुआ है, ये बेरियम का ही एक्सरे है। और इसमें देखना ये होता है कि वो उसने बेरियम ने कोट कर दिया होता है खुराक की नाली को और मैदे को। तो अगर कहीं पे किसी जगह पे कोई रुकावट हो तो वो इसमें हमें नज़र आ जाती है। इसको अपर जीआई सीरीज़ कहते हैं। इसके अलावा एंडोस्कोपी भी अपर कर सकते हैं। अपर एंडोस्कोपी में वही ट्यूब डालेंगे जिसके साथ कैमरा लगा होता है, लाइट होती है, तो उससे भी हम लोग ये देख लेते हैं कि खुराक की नाली में किसी किस्म का कोई किसी जगह पे रुकावट तो नहीं है या खुराक की नाली उसमें कोई सोजिश वगैरह तो नहीं है। अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज़ नज़र आए कि जिसका सैंपल लेना ज़रूरी हो, यानी कोई ऐसा अंदर कोई खुराक की नाली के अंदर अला ना करे, कोई छोटा मोटा कोई ऐसी कोई चीज़ है कि जो हमें सस्पिशन है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो सकती जो बाद में ख़तरनाक हो, तो हम उसका कुछ हिस्सा भी ले सकते हैं, जैसे बायोप्सी कहते हैं, वो भी अपर एंडोस्कोपी के ज़रिए ही हम लोग ले लेते हैं। इसके इलाज के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि 18 महीने की उम्र तक ये वैसे ही ठीक हो जाता है। तो इसके लिए जो काम हम कर सकते हैं वो ये है कि छोटे छोटे मील देंगे बच्चों को, यानी एक टाइम पे ज़्यादा उनको नहीं खिलाएंगे, थोड़ा खिलाएंगे। और अगर दिन में उसको 3 दफ़ा खिला रहे हैं तो हम 3 दफ़ा के बजाय उसको 5-6 दफ़ा खिलाएंगे। लेकिन 5-6 दफ़ा जो हम खिलाएंगे वो छोटा छोटा पोर्शन खिलाएंगे। यानी अगर आप एक बच्चे को 6 चम्मच दे रहे हैं एक टाइम पे, तो जब हम ज़्यादा दफ़ा उसको खिलाएंगे तो हम उसको 2 चम्मच देंगे और 3 दफ़ा खिला देंगे। एक ही टाइम पे 6 चम्मच देने की बजाय 2 चम्मच 3 टाइम देंगे वक्फे वक्फे के साथ। और खिलाते हुए या पिलाते हुए, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं और बच्चे को दूध पिलाते हुए अगर बच्चा वॉमिट कर देता है तो उसको थोड़ी देर पिलाने के बाद आप उसको डकार दिलवाएंगे। डकार दिलवाने के लिए भी उसको आपने सीधा बच्चे को रखना है। आपने जब उसको खिलाना है तो उसका सर वाला हिस्सा जो है ऊपर होना चाहिए, और उसको आपने बाद में भी कुछ देर के लिए कोशिश करें कि खाना खिलाने के बाद को तकरीबन आधे घंटे तक के लिए उसको सीधा ही रखें, उसको फौरी तौर पे लिटा ना दें। अगर फौरी लिटा देंगे तो भी जो मैदे में गई होती हैं चीज़ें वो वापस खुराक की नाली की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप बच्चे को कोई बाज़ारी दूध पिला रहे हैं, डब्बे वाला दूध पिला रहे हैं, तो उसको तब्दील करने से, चेंज करने से, यानी उसकी जगह पे कोई और दूध शुरू करने से भी ये मसला हल हो जाता है। बाज़ का बच्चा एक दूध बच्चे को पसंद नहीं आता या उसकी मैदे के साथ वो सूट नहीं करता, तो वो दूसरा चेंज कर देना, कोई और फार्मूला लगा दें, कोई और डिब्बा लगा दें, तो वो उससे भी बेहतर हो जाता है। अगर आपका बच्चा ये देखने के लिए कि उसको कहीं गाय के दूध से एलर्जी तो नहीं है या भैंस के दूध से एलर्जी तो नहीं है, तो उसके लिए हम माँ से कहते हैं जो बच्चे को दूध पिला रही है कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी है वो अपनी खुराक में से निकाल दे। अगर उसके निकालने से उसका बच्चा उसका दूध पी के ठीक रहता है तो उसका मतलब ये है कि बच्चे को काउज़ मिल्क से एलर्जी है, जो उसके अंदर प्रोटीन होती है उससे वो एलर्जिक है। मेडिसन हम इसके लिए जो देते हैं वो जैसे बड़ों में हम एसिड ब्लॉकिंग मेडिकेशंस दे देते हैं कि जिससे तेज़ाबियत जो है वो रुक जाए, लेकिन बच्चों में हम रिकमेंड नहीं करते। लेकिन अगर बच्चे को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो फिर H2 ब्लॉकर्स, जिसमें रेनिटिडिन है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, आमतौर पे बहुत से लोगों को इसका पता है, ओमेप्राजोल के नाम से आता है, ये हम बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन ये उन बच्चों को दे सकते हैं
जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा, जो खुराक खाने से इनकार कर देते हैं, नहीं खाते खुराक बिल्कुल भी, उनको ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है, या उनके अंदर ऐसी अलामात हैं जिनसे ज़ाहिर हो रहा है कि उनकी खुराक की नाली की सोजिश हो चुकी हुई है, या बच्चे को पैदाइशी तौर पे दमे का मर्ज़ है और उसकी वजह से, या खांसी है और उसकी वजह से उसकी खाया पिया सारा बाहर आ जाता है। ज़्यादा देर तक हम ये नहीं देते, कुछ अरसे के लिए देते हैं। जब उसकी सिम्टम्स ख़त्म हो जाती हैं, अलामात बच्चे की ख़त्म हो जाती हैं, तो हम ये बंद कर देते हैं। और ये आपने ख़ुद से शुरू नहीं करना। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो आपने देना है, अगर डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता तो आपने बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक आप ये देंगे ये मेडिसन्स, तो इससे आपके बच्चे के आयरन और कैल्शियम को हज़म करने की सलाहियत कम हो जाएगी, और उसको खून की कमी भी हो जाएगी, और उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाएंगी। इसके अलावा सर्जरी उन बीमारियों में है, जैसे मैंने बताया कि दो चीज़ें जो हैं, एक तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, अगर उसको सर्जरी के साथ उसको टाइट करने की ज़रूरत है ताकि जो मैदे की जो खुराक है वो वापस खुराक की नाली की तरफ ना जाए, तो फिर ये सर्जरी होती है। और एक और प्रोसीजर भी होता है जिसे फंडोप्लिकेशन कहते हैं, लेकिन ये उन चंद एक बच्चों के लिए रिज़र्व होता है, यानी हर किसी का ये नहीं होता, जिनका इतना ज़्यादा रिफ्लक्स होता है, यानी उनके मैदे से निकल के खुराक की तरफ जो चीज़ें जाती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनकी वजह से उनको सांस लेने में भी दिक्कत पेश आती है, और उनकी वजह से उनकी ग्रोथ भी मुतासर हो रही होती है, सही तरह से बढ़ फूल नहीं रहे होते। घर में आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया कि आपने बच्चे को खाना खिलाने के दौरान और खाना खिलाने के आधे घंटे बाद तक सीधा बिठा के रखना है, उसको सर उसका ऊपर रखना है, उसको फौरी तौर पे लिटा नहीं देना, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है, ज़मीन की जो कशिश होती है ना, कशिश सिकल जिसे कहते हैं, वो मैदे की जो खुराक मैदे में होती है उसको नीचे की तरफ खींचती है, और उसकी वजह से खुराक जो है वो वापस ऊपर खुराक की नाली में नहीं जा सकती, और वो हज़म हो जाती है। उसके अलावा खाना खिलाने के दौरान और खाना खिलाने के बाद आपने, जैसे हम बच्चे को प्यार से उठा के उसको हिलाते जुलाते हैं, उसको उससे प्यार करते हैं और उसको ऊपर नीचे हिलाते जुलाते हैं, तो वो नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से भी बच्चे में रिफ्लक्स हो जाता है। छोटी खुराक देनी है, छोटी मिकदार, कम मिकदार में, और बार बार देनी है, बार बार देनी है, और कम खुराक देनी है, और बच्चे को आपने हज़म करवाना है। अच्छा, अब हज़म करवाने में बहुत से लोग जो हैं वो बच्चे को कंधे के साथ लगा लेते हैं, और कंधे के साथ लगा के उसको हज़म करवाते हैं। इसे अवॉइड करना है आपने, कंधे के साथ लगा के हज़म नहीं करवाना, क्योंकि जब आप कंधे के साथ लगाते हैं तो जो बच्चे का मैदा होता है वो आपकी छाती के साथ लग के दबाया जाता है, और उसकी वजह से उसके मैदे पे प्रेशर पड़ता है, और वो बाज़ात डकार लेते लेते ना मैदे की सारी चीज़ें भी बाहर निकाल देता है, वॉमिट कर देता है, ये सारा कुछ निकाल देता है। तो अगर बच्चे को बिठा के और उसको डकार दिलवाया जाए सीधा बिठा के, तो ये वाला मसला हल हो जाता है। उसके पेट पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, पेट पे प्रेशर आएगा, मैदे पे प्रेशर पड़ेगा, तो जो मैदे में जो चीज़ें हैं वो सारी खुराक की नाली की तरफ वापस जाना शुरू हो जाएंगी। तो कंधे के साथ लगा के आपने बच्चे को हज़म नहीं करवाना, बिठा के हज़म करवाना है। सबके बच्चे होते हैं और सबको बच्चे प्यारे होते हैं। अल्लाह ताला सब के बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती अता करे और हमेशा आपके लिए खुशियों का बायस बने। उम्मीद है आप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है किसी किस्म के, आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। किसी और टॉपिक पे आप मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप सब के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।